से नॉट द स्ट्रगल नॉट अवेलेथ ऑन पेज 65। से नॉट मत कहो द स्ट्रगल नॉट अवेलेथ के जद्दोजहद का फ़ायदा नहीं पहुंचा। स्ट्रगल कहते हैं जद्दोजहद, अवेलेथ मतलब फ़ायदे को यहाँ पर है, ठीक है। नॉट NAUGHT, नॉट मतलब यहाँ पर नॉट के मायने में नहीं। से नॉट मत कहना कभी द स्ट्रगल नॉट अवेलेथ कि जद्दोजहद करना बेकार चला गया। कहते हैं ना हार्ड वर्क नेवर गोज़ इन वेन, इंसान की मेहनत कभी रह नहीं जाती। आज आप जो मेहनत करते हैं कल आपको अल्लाह ताला ज़रूर उसका सिला देता है। गॉड्स मिल ग्राइंड स्लो बट श्योर, खुदा के घर में देर है अंधेर नहीं है। तो यकीनन आपने आज मेहनत की है तो अल्लाह कहीं ना कहीं आपको उसका सिला और अजर ज़रूर देगा। अल्लाह आपको कभी नाकाम नामुराद नहीं छोड़ेगा। इसी चीज़ के ऊपर एक नज़म है, ठीक है, कि आप जितनी भी स्ट्रगल करते हो ना आपको बेनिफिट होता है। आपने क्लास 9th और 10th के अंदर आपने मेहनत की लेट से, और 9-10 पे आपकी मेहनत करने पर आपको परसेंटेज नहीं मिली आपकी जितनी आपने लिखी थी। भाई बहुत सारे बच्चे होंगे ना वो सोचते होंगे सर मैंने तो इतना अच्छा पेपर किया था, मेरी परसेंटेज ही नहीं मिली मुझे, मेरी स्ट्रगल बेकार चले गई, फ़ायदा ही नहीं हुआ मेरे स्ट्रगल करने का, इतने अच्छा उस सब्जेक्ट का पेपर दिया था मैंने, नंबर मुझे नहीं मिले। तो कभी ऐसा नहीं कहना आपकी आपको जद्दोजहद बेकार गई, उसका फ़ायदा अल्लाह ताला आपको देगा, आज नहीं तो कल देगा, किसी और रास्ते से देगा। अगर एक दरवाज़ा आपके सामने से बंद होता है तो अल्लाह ताला 10 दरवाजे और खोल लेता है कहीं और से। इस चीज़ का ईमान और अकीदा हर अच्छे मुसलमान पर होना है। हर अच्छे मुसलमान को ये अकीदा होना चाहिए ना इस चीज़ का कि जद्दोजहद मुशक्क़त मेहनत रायगा नहीं जाती, कहीं ना कहीं आपको फल मिलता है। मेहनत इंसान कभी हारता नहीं है, नाकाम नहीं होता है, ठीक है। कहते हैं ना एक बड़ा मशहूर मकौला है कि नेवर अफ्रेड ऑफ अ टैलेंटेड पर्सन बट ऑलवेज अफ्रेड ऑफ अ हार्ड वर्किंग पर्सन। टैलेंटेड बनने से इतना मत डरो जितना तुम मेहनती बनने से डरो। टैलेंटेड बंदे का टैलेंट कहीं ना कहीं फेल हो जाएगा, कहीं ना कहीं वो रुक जाएगा, नाकाम हो जाएगा। मेहनती बंदा कभी नाकाम नहीं होता, मेहनत करके कुछ ना कुछ करके वो कामयाबी होकर निकलेगा, है ना। तो कभी कभार हार्डवर्क बीट्स टैलेंट, मेहनत कभी कभार टैलेंट को पीछे छोड़ जाती है, और हमने देखा है ऐसा ज़िंदगी में बहुत जगहों पर। इसी चीज़ के ऊपर नज़्म लिखने वाले हैं आर्थर हक क्लफ। आर्थर हक क्लफ एक विक्टोरियन पोइट है। विक्टोरियन पोइट के बारे में आप जानते हैं, जैसे इससे पहले हमने पढ़ा था लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन, विक्टोरियन पोइट के पोइट लॉरेट, जिन्होंने लाइन्स फ्रॉम यूलिसिस लिखी थी। जंगों के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर भी जंगों के बारे में बात होगी, विक्टोरियन पोइट है। इस तरह से फर्स्ट में पढ़ा था किसको, रॉबर्ट ब्राउनिंग, इंसिडेंट ऑफ फ्रेंच कैमरा, रेटिसबर्ग का जो बैटल था उसके बारे में डिस्कशन थी। यहाँ पर भी इसी तरह से इस नज़म के बारे में ख़ास बात यह है कि इस नज़म को यूज़ किया था, इस नज़म को पढ़ा था एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ था तो वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिश प्रेसिडेंट, वर्ल्ड वॉर 2 में कौन था ब्रिटिश प्रेसिडेंट, इंग्लैंड का प्रेसिडेंट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, याद है किसी को? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश प्रेसिडेंट थे सर विंस्टन चर्चिल। चर्चिल नाम था ना, विंस्टन चर्चिल। चर्चिल वाज द प्रेसिडेंट ऑफ US, ब्रिटेन या फिर UK, इंग्लैंड के वो प्रेसिडेंट थे अलाइड पावर्स की तरफ से। वही उन्हीं का मशहूर मकौला है ना, तो आपने कभी फेसबुक में पढ़ा होगा कि अगर राह चलते हुए हर कुत्ते पर आप पत्थर मारना शुरू कर दें तो आप कभी अपने मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। प्रेसिडेंट भी हैं, चूँकि वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची है। मोनार्ची 2 तरह की होती है, एक होती है एब्सोल्यूट मोनार्ची, एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। एब्सोल्यूट मोनार्ची में क्या होता है, सऊदी अरब वाली मोनार्ची, फुल मतलब बादशाह आते, बादशाह जो बोलेगा वही होगा, प्राइम मिनिस्टर की कोई औकात ही नहीं है, प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे भी नाम भी नहीं जानते हुए कौन है, क्योंकि सुनता ही उसका कोई नहीं है। और एक है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा अहमियत है। इंग्लैंड की, इंग्लैंड में भी बादशाह आते हैं, इंग्लैंड में मलका राज करते क्वीन एलिजाबेथ II, बट उनकी कोई नहीं सुनता, वो कोई लॉ नहीं बना सकती, लॉ में चेंजिंग कर सकती हैं। लॉ बनाएगा चेंज करेगा प्रेसिडेंट उसका, नहीं बिल्कुल बन सकता है, वो जस्ट एक फिगर हेड होती हैं। पार्टीज़, फंक्शंस, पिकनिक, कोई चीज़ शुरू करानी है, मतलब एक कल्चर सकाफत के तौर पे वो मलका के सिस्टम चला रहे अपनी। उनके कोई अमल दखल किसी भी सूरत में नहीं है। उनको एक अपना पैलेस दिया हुआ बकिंगम पैलेस, उसमें रहती हैं वो, कभी भी असेंबली में आती नहीं है वो, मतलब मेन काम असेंबली में होगा ना, सेनेट के अंदर है, सेनेट में कभी नहीं आती क्वीन एलिजाबेथ। उनको दूर रखा गया सेनेट से, आप पे ये काम नहीं है, आपको जिस जगह जिसके बंदे का जो काम है उसको वहीं पर रहना चाहिए। तो आपका काम है कि आप महल में रहें बस, आपको कोई फंक्शन होगा, वर्ल्ड कप की ओपनिंग होगी, हम आपको बुला लेंगे, लोग देख के खुश हो जाएंगे, बस डमी के तौर पे, बस एक शो पीस जिसको हम कहते हैं वही है। चलो, तो इस नज़म के बारे में बताता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो ब्रिटिश प्रेसिडेंट थे, समझ में आ गया ना मसला क्या है। ब्रिटिश प्रेसिडेंट जो थे वो थे विंस्टन चर्चिल, सर विंस्टन चर्चिल। तो सर विंस्टन चर्चिल जो थे ना ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, तो इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने इस नज़म को, से नॉट द सेकंड नॉट अवेलेथ को पढ़ा था मैदान जंग में।
मैदान जंग में उन्होंने पढ़ा था अपने फौज को हौसला बढ़ाने के लिए, रेडियो में पढ़ा था उन्होंने, असल में रेडियो से टेलीकास्ट किया गया था इस नंबर को, ताकि उनकी फ़ौज का हौसला बढ़ जाए, ब्रिटिश फ़ौज का। और आखिरकार ब्रिटिश फ़ौज को जीत भी हो गई थी। आपको पता है लाइट पावर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जीते थे, जर्मनी हारी थी, ठीक है। तो ये इसलिए कि बड़ा मशहूर है कि विंस्टन चर्चिल ने इसको पढ़ा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बैटल फील्ड में, रेडियो के थ्रू। जिस तरह से बिल्कुल जैसे नूरजहाँ, मलका तरन्नुम नूरजहाँ ने पढ़ा था, है ना, एरा है हक के शहीदों, उन्होंने 65 की जंग में जो पढ़ा था, वो रेडियो से टेलीकास्ट किया गया था उसको मैदान जंग में, तो लाउड स्पीकर के थ्रू। तो इससे क्या होता है, फ़ौजियों का जज्बा बुलंद हो जाता है उसमें, ताकि वो लड़े मतलब ज़्यादा जमामर्दी के साथ, ठीक है। ओके, सोनेट द स्ट्रगल नॉट अवेलेड के अंदर क्या है कि सबसे पहले आपको यही बताना स्टार्ट टू एंड ये टॉपिक है कि स्ट्रगल नेवर गोज़ इन वेन। जद्दोजहद इंसान की कभी बेकार नहीं जाती, फजूल नहीं जाती, रह गई नहीं जाती, हर कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा पहुंचता है इंसान को। और डिफरेंट तरह के एग्जाम्पल्स देकर आपको इससे बताया जाएगा, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते। से नॉट द स्ट्रगल नॉट अवेलेड, मत कहना जद्दोजहद का कोई फ़ायदा नहीं। द लेबर एंड द वुंड सर्वेंट, मत कहना कि जो मेहनत की है आपने और जो आपने ज़ख्में उठाई हैं वो बेकार चली जाएंगी। द एनिमी फ्रेंड्स नॉट फेलथ। से नॉट, अच्छा हर वर्ड इसका से नॉट से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन लिखा हुआ नहीं है। से नॉट द एनिमी फ्रेंड्स नॉट फेलथ, ये मत कहना कि आपका दुश्मन बेहोश नहीं हो रहा। फ्रेंड्स मतलब बेहोश हो रहा, बेहोश नहीं हो रहा, नॉट फेलथ, तब तक आप नाकाम नहीं हुए। एज थिंग्स हैव बीन दे रिमेन, और कभी मत कहना कि जैसे चीज़ें हैं हमेशा वैसे ही रहेंगी। मैदान जंग की एग्जाम्पल दी जा रही है, कहते हैं कि कभी मत कहना कि जद्दोजहद रायगा चली गई, कि तुमने जो ज़ख्में उठाई हैं, फ़ौजियों ने जो मेहनत किया है वो बेकार चला गया, ऐसा मत कहना। अगर आप देखते हैं कि आपको दुश्मन बेहोश नहीं हो रहा, उसका ये मतलब नहीं कि आप नाकाम हो गए। और चीज़ें हमेशा एक से नहीं रहती, कभी कभार काया पलट जाता है। मतलब आप बहुत मेहनत कर रहे हो लेकिन आपका दुश्मन बेहोश नहीं हो रहा, मतलब दुश्मन हार नहीं मान रहा, नाकाम नहीं हो रहा, उसका मतलब ये नहीं कि आप नाकाम हो गए। आपको मेहनत करती रहनी चाहिए यहाँ तक कि आपकी जीत हो जाए। बाजी कभी भी पलट सकती है। कहते हैं ना, गिरते हैं शह सवारी मैदान जंग में, वो तिफिल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले, है ना, कि शह सवारी मैदान जंग में गिरता है, लेकिन इंसान को हमेशा दोबारा से कोशिश करती रहनी चाहिए, ताकि आखिरकार आपकी जीत आपको मुकद्दर बने। दैट वाज द फर्स्ट स्टैंजा। सेकंड, इट्स होप्स आर ड्यूप्स, fears may be large, it may be in young small concealed, your comrade cheese even now the flyers, and but for you possess the field. अगर उम्मीदें धोखा देने वाली होती हैं तो आपके डर भी झूठे हो सकते हैं। इफ़ होप्स वर ड्यूप्स, अगर आपको लगता है कि उम्मीदें इंसान को धोखा देती हैं, ड्यूप्स मतलब धोखा देने वाला, धोखेबाज, दगाबाज, अगर आपको लगता है कि उम्मीदें धोखा देती हैं, आप उम्मीद नहीं लगा रहे हो, तो अल्लामा इकबाल कहते हैं कि माज मिल्लत के साथ राब्ते इस्तवार रख, पे बिस्तर शजर से उम्मीदें बाहर रख। तो इंसान उम्मीदें रखे ना अपनी तरफ से। तो अगर इफ़ होप्स आर ड्यूप्स, अगर आपको लगता है कि आपकी उम्मीदें धोखा देती हैं, फियर्स में भी लायर्स, तो आपका डर भी झूठा हो सकता है। फियर का तो मतलब ही होता है कि फेक इमोशंस अपीयरिंग रियल, FEAR, फेक इमोशंस अपीयरिंग रियल। तो डर तो होता ही झूठा है, जो आप अपने अंदर खुद ब खुद पैदा करते हो। तो अगर आपको लगता है उम्मीद नहीं लगा रहे हो आप जीतने की, तो क्यों उम्मीदें धोखा देती हैं, तो आप जो डर रहे हो तो हारने का, तो वो भी तो डर भी तो झूठा हो सकता है। इट मे बी इन यॉन स्पून कॉन्डेल सील्ड, हो सकता है कि आपके जो जीत है, यॉन्डर सामने धुएं में छुपी हो आपकी जीत के सामने, जो धुआं है कि लड़ाई हो रही है, जंग हो रही है और धुआं हो रहा है, तो क्या पता धुएं में आपकी जीत छुपी है। अगर धुआं हटे तो आपको लगे कि आपकी फ़ौज जीत चुकी है। जैसे फर्स्ट टाइम हमने पढ़ा था ना इंसिडेंट ऑफ फ्रेंच कैंप के अंदर, नेपोलियन खड़ा था टीले पर, तो देख रहा था रेटिसबर्ग के शहर में हर तरफ धुआं हो रहा था, उसको दिख ही नहीं रहा था क्या चल रहा है अंदर। तो फिर उसी धुएं के अंदर से घोड़ा सवार भागते हुए आया, उसने बताया था कि भाई आप जो है रेटिसबर्ग की जंग को जीत चुके हैं। तो क्या पता आपकी जीत आगे छुपी हो धुएं के अंदर। योर कॉमरेड्स चेज इवन नाउ द फ्लायर, ऐसा हो सकता है आपके कॉमरेड मतलब साथी, आपके सिपाही, ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है कि आपके साथी फ्लायर्स भगोड़ों का पीछा कर रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि धुएं के पीछे आप जंग जीत चुके हैं, और जब जंग में जीत हो जाती है ना किसी एक तरफ, तो दूसरी साइड वाले भागना शुरू कर देते हैं मैदान छोड़कर, उनको लगता है अब तो हार ही गए। तो क्या होता है कि अब वो जब भागने लगते हैं तो दूसरे फौजी जो है ना उनको पकड़ते हैं भाग के, तो दौड़ कर उनको चेस करते हैं, ताकुब करके पकड़ के मारते नहीं है, POW बना लेते हैं, प्रिजनर ऑफ वॉर जिसको हम कहते हैं, जंग के कैदी। पढ़ते हैं थर्ड स्टैंजा में, फॉर वाइल द टाइड वेव्स वेनली ब्रेकिंग seems here no painful age to gain, far back through creeks and inlets making, come silent flooding in the main. जबकि थकी हुई लहरें वेनली ब्रेकिंग मुश्किल से कुछ तोड़ पाती हैं। थकी हुई लहरें जब आती हैं समंदर के सीव्यू के साहिल पर, तुम खड़े हो जाओ तो एक एक लहर आ रही होती है, कभी कभार हल्की हल्की एक लहर आ रही होती है, हवा की वजह से, हवा चलती है, एक एक लहर आ रही होती है।
अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं? आ जाओ, उसमें 9:30 तक आ जाओ, 9:30 तक, 10 बजे तक आ जाओ बल्कि। ठीक है, सही है, लाभ। हाँ जी बच्चों, तो क्या मैं बता रहा हूँ मैं कि सीपीयू के साइल पर खड़े हो जाओ तो एक लहर आती है, पाँव को छू के चले जाती है, बंदा खड़े रहता है आराम से, बिल्कुल अकड़ के, अभी कुछ भी नहीं हो रहा। तो कह रहे हैं कि चूँकि थकी हुई लहरें जब आती हैं ना तो वो कुछ तोड़ नहीं पाती हैं, आपकी हड्डी वड्डी कुछ तोड़ नहीं पाती है, वो आराम से जाती हैं और चले जाती हैं वापस। सेम हेयर, नो पेनफुल इंच टू गेन, और आपको 1 इंच भी दर्द नहीं होता, या ज़रा सा भी आपको दर्द नहीं होता, कोई चीज़ वो तोड़ फोड़ नहीं कर पाते। नो पेनफुल इन टू गेन, कोई दर्द हासिल नहीं होता आपको। ठीक है, हल्की हल्की लहरें जब आती हैं, अकेले आ रही होती है ना, अकेले जब लहर आती है ना, एक लहर, तो सूरत में क्या होता है, वो एक लहर जो है वो एक लहर बहुत ज़्यादा कह लो कि मतलब स्लो होती है, बहुत ज़्यादा वीक होती है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है, वो आपको कुछ नहीं कर पाती है। फार बैक, बहुत पीछे, थ्रू क्रीक्स एंड इनलेट्स मेकिंग, जो क्रीक्स एंड इनलेट्स मतलब दरार और शगाफ जो बन रहे होते हैं, क्रीक्स एंड इनलेट्स, क्रीक्स कहते हैं दरार और इनलेट कहते हैं शगाफ, जो दरार और शगाफ बन रहे होते हैं। कम साइलेंट, खामोशी से आता है। फ्लडिंग इन द मेन, मेन मतलब समंदर, समंदर में तूफ़ान, समंदर में सैलाब। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, देखो समंदर में 2 तरह से वेव्स बनती हैं, ठीक है। एक वेव जो आपके पास बनती है वो तो आपकी जो है वो एयर वेव्स कहते हैं उसको, हवा से जो बनती है, हवा चलने से लहरें बन जाती हैं, वो सिंपल वेव्स हैं। और एक डेंजरस वेव्स होती है, उनको हम कहते हैं सुनामी वेव्स। सुनामी वेव ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से बनती है। वो जब समंदर की सतह पर क्या होता है, अर्थक्वेक आता है, ज़लज़ला आता है, तो जब ज़लज़ला आता है तो क्रीक्स एंड इनलेट्स बन जाता है, दरार और शगाफ बन जाता है, सुराख हो जाता है ज़मीन पे। तो जब नीचे ज़मीन के अंदर जब दरार शगाफ बनेगी, ज़मीन जब हिलेगी ना, तो जब नीचे जब दरार और शगाफ बनेगी तो क्या होगा, ऊपर जो है वो आखिरकार जो है वेव्स पड़नी शुरू हो जाएंगी और बड़ी बड़ी 14-14 फुट की लहरें आती हैं और सब कुछ तबाह बर्बाद कर देती हैं। आपको पता है सुनामी के बारे में कितना डेंजरस वेव्स होती हैं। तो वही कहते हैं कि टाइड वेव्स, थकी माने लहरें आती हैं कि करके आप बोलते हैं यार ये तो कुछ नहीं कर पा रहा, लेकिन आखिरकार यही लहरें आती रहती एक वक्त आते जब समंदर में ज़लज़ला आती, क्रीक्स एंड इनलेट्स प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से पूरा तूफ़ान सैलाब आ जाता है, सुनामी वेव्स आ जाते हैं। 14-14 फुट की लहरें आ जाती हैं, इंसान के ऊपर से निकल जाती हैं। इतनी 14 फुट की लहर पता है कितनी बड़ी होगी, वो लहर आ जाती है, तब और बात कर जाती है हर चीज़। मतलब यहाँ पर मिसाल दी जा रही है कि देखो इंसान को भी ऐसे ही सोचना चाहिए। आप क्या करते हो, कभी कभार कोशिश करते हो, 1 बार 2 बार 3 बार, अब वो तो यार कुछ हो ही नहीं है फ़ायदा। इंसान को कोशिश करते रहनी चाहिए, तो एक ना एक वक्त आप जो है वो बड़े पावर के साथ आगे आते हो सामने, और कोशिश आपकी आखिरकार जो है वो रंग लाती है और आखिरकार आपको अचीवमेंट मिलती है, आपको कामयाबी मिलती है। सही है, समझ में आया सबको। ये मिसाल 3rd स्टैंजा में जो है टाइड वेव्स की मिसाल जो दी है। लास्ट स्टैंजा में सूरज की मिसाल दे रहे हैं, ठीक है, सूरज की मिसाल दे रहे हैं, सन की मिसाल दे रहे हैं। लास्ट स्टैंजा है, एंड नॉट बाय द ईस्टर्न विंडोज ओनली, व्हेन डे लाइट कम्स इन द लाइट, इन फ्रंट द सन क्लाइम स्लो, हाउ स्लोली, बट वेस्टवर्ड लुक द लैंड इज ब्राइट। और सिर्फ मशरक़ी खिड़की से ही नहीं, जब दिन की रोशनी अंदर दाखिल होती है, रोशनी अंदर आती है और सामने सूरज बहुत आराम से चढ़ रहा होता है ऊपर, बहुत स्लोली, लेकिन मगरिब की तरफ देखो ज़मीन पूरी चमकदार होती है। कह रहे हैं कि सुबह के एक कमरे की विज़िट की बात करें, एक रूम है, रूम के ईस्टर्न साइड पे एक विंडो है, ईस्टर्न विंडो, जैसे चिल्ड्रन में कहते थे ना, हेनरी लॉन्गफेलो, यू ओपन द ईस्टर्न विंडोज दैट लुक्स टुवर्ड्स द सन, है ना, कि तुम खोलते हो मशरक़ की खिड़कियों को जो सूरज की तरफ देखती हैं। चिल्ड्रन जो पोम थी उनकी पढ़ा होगा ये लाइन्स, ठीक है। तो मशरक़ की खिड़कियाँ, वो खिड़की जहाँ से सूरज निकलता है, अगर आपके घर में मशरक़ में खिड़की लगी है तो आप सूरज को निकलता हुआ देख सकते हो, ठीक है। जो सूरज की रोशनी सबसे पहले आपके कमरे में दाखिल होगी, अगर वो सूरज निकलेगा तो, मशरक़ की तरफ अगर होगा तो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मशरक़ की तरफ से सूरज निकलता है तो खिड़की है मशरक़ की तरफ लगी हुई। अब जब सूरज निकलता है तो बहुत स्लो ऊपर आ रहा होता है, बहुत स्लोली ऊपर आ रहा होता है, और आपको लगता है कि पता नहीं कितनी सदी बीत जाएगी उसको रोशन करने में, दुनिया को, इतनी बड़ी आसमान है, इतनी बड़ी पूरी दुनिया है, उसको रोशन करने में तो उसको पता नहीं ज़माने बीत जाएंगे, कितना स्लो क्लाइम कर रहा होता है सूरज। लेकिन जब थोड़ा सा आप देखते हो, उसके 5-10 मिनट के बाद जब वेस्ट की तरफ देखते हो, वेस्ट पर लुक द लैंड इज ब्राइट, तो पूरा हर कुछ रोशन हो चुका होता है। ऐसे ही होता है ना, 5 मिनट की बात होती है, रोशन हो जाता है सब कुछ। सूरज निकला और 5 मिनट में रोशनी। अगर आप सुबह यकीनन देखते हो फजर के बाद अगर मंजर, तो आपको पता है यही चीज़ कह रहे हैं कि सूरज है, वो भी तो यही चीज़ स्ट्रगल के बारे में बताता है ना। रोज़ाना सुबह उठता है, स्ट्रगल करता है ऊपर आने के लिए, रोशन करने के लिए। वो अगर सोचे कि नहीं इतनी बड़ी दुनिया है, कैसे स्ट्रगल करेंगे, इतना कैसे रोशन करेंगे, दोबारा नीचे चले जाते हैं।
ऐसा नहीं होता, वो फिर भी ऊपर आते रहता है यहाँ तक कि पूरे के पूरे जो है वो समा को रोशन कर देता है। तो सेम यहाँ पर जो एग्जाम्पल दी गई सन की, सूरज की एग्जाम्पल देकर बताया गया, सिम्बलाइज किया गया कि कितने इंपॉर्टेंस है स्ट्रगल की, जदोजहद करने की। तो यहाँ पर 3 एग्जाम्पल्स दी गई हैं पूरे बुक के अंदर। पहले एग्जाम्पल बैटलफील्ड की दी गई है, दूसरी फील्ड एग्जाम्पल दी गई है टाइड वेव्स की, टाइड वेव्स मतलब समंदर की लहरों की, थकी हुई लहरें, और तीसरा सूरज की एग्जाम्पल दी गई है। ठीक है, तीनों पेपर में अलग अलग सवाल दूँ। पसंद आ गया सबको? दैट्स इट फॉर टुडे।